नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंचनमुखारो सौव पावपणासनो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मङ्गलानं सर्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् परमं हवै मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमो शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद शैलेश दादा जय सच्चिदानंद शैलेश दादा जय सच्चिदानंद महात्माओं આપણે આપણો સત્સંગ શરૂ કરીએ શૈલેષ દાદા આપણે પહેલા પ્રાર્થનાથી શરૂ કરીએ છીએ આ લોકોનો આજે પ્રહરનો ટર્ન છે પ્રહર બોલો જય સચ્ચિદાનંદ હા બોલાવો જોરથી બોલજે હા હે દાદા ભગવાન આપ એવી કૃપા હે દાદા ભગવાન આપણને એવી શક્તિ આપો કે હું હેલ્થને ક્યારે પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું કે જેથી કરીને મારા શરીર રૂપી સાધન મને મારા ધ્યેયને એટલે કે ભણવામાં અને સિન્સિયરમાં અને સત્સંગમાં કાયમ મદદરૂપ થાય હું ભણવામાં બિલકુલ સિન્સિયર રહીશ હું કુસંગથી કાયમ દૂર રહીશ અને ગમે તે થાય મારો સત્સંગ ક્યારે પણ ચૂકાય નહીં એવી પરમ કૃપા કરજો પ્રાપ્ત મન વચન કાયાનો યોગ તેમજ પોતાના આત્માનો ઉપયોગ જીવ માત્રના પરોપકાર એટલે કે સેવા કરવામાં જ વપરાય જે શ્રેષ્ઠ માનવ ધર્મ છે હું હંમેશા પોતાના સાથે તેમજ બીજા બધાના સાથેના જીવન વ્યવહારમાં વિશ્વાસપાત્ર નિષ્ઠાવાન અને શુદ્ધ રહીશ કે જેથી કરીને હું બરાબર દાદા ભગવાનની જેમ જ સર્વોત્તમ વ્યક્તિત્વ નો માનવી બની શકું જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ બહુ સરસ પ્રહર તે કરેલું છે કાલે હેતવીનો ટર્ન છે ઓકે તારક ઓકે ઓકે શૈલેષ દાદા આ લોકોનું હોમવર્ક ચેક કરી લે પછી તમે એ લોકો સાથે વાત કરજો દીદી શું હોમવર્ક હતું હા હોમવર્ક એ હતું કે તમે કોઈનો અહમ દુભાવ્યો આજે કેટલી વખત દાદાના દર્શન કર્યા તમે ક્યાં એડજસ્ટ થયા અને હેલ્થની સિન્સિયરિટીમાં તમારા શું પોઈન્ટ છે કેટલી પ્રાર્થના કરી તમારું કામ ચાલુ કરતા પહેલા हाँ बोलो विधि હા જય आज સચ્ચિદાનંદ आज हिंदी में सॉरी आज हिंदी में है આજે હિન્દી हाँ बोलिए विधि जय सच्चिदानंद आज मैंने किसी का अहम नहीं डुबाया है आज मैंने सुबह उठ के खुशी में मम्मी पापा में और हमारे घर जो कचरा लेने आते हैं आंटी वो उसमें दादा भगवान के दर्शन किए थे और आज मैं कुछ सामान लेने गई थी वहां पे भी मैंने दादा भगवान के दर्शन किए थे और शुद्धात्मा के दर्शन किए थे आज मुझे ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई जहाँ पे मुझे एडजस्ट होना पड़ा और हेल्थ की सिंसियरिटी के पॉइंट्स मैंने दे दिए है और हाँ आज मैंने खाने से पहले भी प्रार्थना की आहार करे છે અને હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું फिर मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ वहां भी मैंने प्रार्थना की कि ये विधि कंप्यूटर सीख रही है और अंदर के दादा भगवान उसे देख रहे हैं वेरी गुड
खुशी। जय सच्चिदानंद। आज मैं सब में सिंसियर रही हूँ और आज एडजस्टमेंट में तो मम्मी ने दोपहर को करेले की सब्जी बनाई थी तो मैंने वो खा ली थी। ओके, वेरी गुड। जयनाम। जय सच्चिदानंद। आज मैं सब में सिंसियर रहा हूँ और मैंने किसी का भी अहम नहीं डुबाया है और मैंने हेल्थ में सिंसियर रहने के आज नया किया है कि मैं जब खाना खाऊंगा तब एक चीज से खाना खाऊंगा, ओके, बातें नहीं करूंगा। और 5 पॉइंट लिख के प्लीज भेजना, हाँ ग्रुप में डालना। ठीक है। ओके। और मैंने मेरे भाई में दादा भगवान के दर्शन किए हैं। ओह, वेरी गुड। तारक। जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी का अहम नहीं डुबाया और मम्मी से मतलब प्रार्थना हो गई और मैंने आज खाते समय भी मंत्र बोला था। आज मैं एक्टिव मतलब इस राउंड तो अभी मंत्र बोला था और मैंने खाने में थोड़ा एडजस्ट कर लिया था और मैंने मम्मी का दिन नहीं बोला। वेरी गुड। तेरे मम्मी के साथ अच्छा हो गया अभी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने। और कश्यप। आज मैं दादा भगवान में मतलब मम्मी ने फ्रेंड्स में और मम्मी पापा में दादा भगवान में। वेरी गुड। कश्यप। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज किसी का भी अहम नहीं डुबाया था। मैंने आज मम्मी पापा और फ्रेंड्स में दादा भगवान देखे थे और मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, और प्लीज होमवर्क भेजना। हाँ देवम। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी का अहम नहीं डुबाया और आज मैंने मेरे भाई में मम्मी पापा और जो घर पे काम करने आते हैं उनमें शुद्धात्मा देखे हैं और आपने खाने खाने से पहले प्रार्थना की थी। ओके, वेरी गुड। प्रहर। प्रहर, आवाज सुनाई दे रहा है? बोलिए आपका। प्रहर, होमवर्क बोलिए। आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो हेलो हेलो। प्रहर बोलिए। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ओके ओके, बाद में आएंगे। रुद्र। जय सच्चिदानंद। आज तो मेरे मन में जो रहा था कि मैं खाने जब बैठा था तब ऐसा तो रहा था कि टीवी देखते देखते खाऊं, पर मैं उसको चोर को गेट आउट करके मैं बैठ के खा लिया और आज मैं सब में सिंसियर रहा था और आज खाने की परिस्थिति तो आई नहीं थी और मैंने खाने बैठने से पहले प्रार्थना। वेरी गुड। सम्यक। आज मैं सब में सिंसियर रहा हूँ और मैं आज पढ़ने में, रमने में और खाने में प्रार्थना की थी और मैं दादा बा मम्मी पापा और दीदी में और काम वाली आती है इसमें और मेरे फ्रेंड्स में दादा भगवान देखे थे। वेरी गुड। श्रेया, आप। श्रेया। श्रेया, जोर से बोलिए। गुजराती में बोलू? हाँ बोलो। આજે હું મને કોઈનો અહમ નથી ડુબાયો અને હું ભણવામાં સિન્સિયર રહી હતી અને ओके, आपका होमवर्क भेजने का है। ओके हाँ हाँ। ओके। पिताक्षी। जय सच्चिदानंद। आज मैं सब में सिंसियर, आज मुझे एडजस्ट होने का कोई परिस्थिति नहीं आई है और आज मैंने मम्मी पापा
मेरी बहन ट्री प्लांट्स में दादा भगवान देख लेते थे, और जैसे निमेश दादा ने बोला था कि अन्न में भी दादा भगवान देखने के, तो मैंने उसमें में अन्न में भी देखे थे। और मैं जब पढ़ने बैठी थी ये प्रार्थना की थी कि हे दादा भगवान आज हमको मैम जो भी पढ़े तो तुरंत मुझे समझ में आ जाए, ऐसे आप मुझे शक्ति देना, जैसे वैसे प्रार्थना की। वेरी गुड। नम्या? हाँ, आज मैं सब में सिंसियर रहा था। आज कोई परिस्थिति नहीं आई थी एडजस्ट रहने की, और आज मैंने किसी का अहम भी नहीं दुभाया है। ओके, आपका होमवर्क में बाकी है वो भेजना लिख के। ओके ओके। प्रहर बोलिए। प्रहर? आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ। सब फ्रीज हो गया है। ओके, प्रहर बाद में आएगा। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। पर शैलेश दादा आपने सब सुना तो उसके बारे में बात करना, और बाद में इन लोगों ने अभी 5 पॉइंट्स लिखा है हेल्थ के बारे में, उन लोग क्या करेंगे। तो अभी नेक्स्ट असाइनमेंट है स्टडी के बारे में 5। आप उसको स्टडी में सिंसियर पॉइंट्स दीजिए, तो उसमें से बाद में हम होमवर्क निकालेगा। तो उसके पहले आपको इन लोग का होमवर्क के जो बहुत बातें करो वो करो। दादा मैं रिजॉइन करूं? हाँ बोलिए। मैं रिजॉइन करूं? मैं रिजॉइन करता हूँ। ओके, बाद में अभी शैलेश दादा को बोलने दो। ओके, आप बोलिए। उनके है रजनी भाई दादा, उनके हेल्थ के 5 पॉइंट सुन ले हम पहले। हाँ हाँ सुनिए। विधि? हेल्थ के 5 पॉइंट्स ये है कि रात को गुजराती में बोलू चालसे? हाँ चाले। आप बोलिए बोलिए, बाद में सम्यक बोलेंगे। बोलो। રાત્રે વહેલા 11 વાગે સુઈ જઈશ અને સવારે 7:30 વાગે વહેલા ઉઠી જઈશ. બપોરે 12 વાગે જમી લઈશ અને રાત્રે 8 વાગે જમી લઈશ. મનમાં નેગેટિવ વિચાર આવે તો એને ગેટ આઉટ કરી લઈશ, કારણ કે નેગેટિવ વિચારની અસર હેલ્થ પર પડે છે. રોજે અડધો કલાક એક્સરસાઇઝ કરીશ. બને ત્યાં સુધી બહારનું ફાસ્ટ ફૂડ અવોઇડ કરીશ. ओके शैलेश दादा, क्या हुआ था कि प्रदीप दादा आए थे ना, उन लोगों ने उनने 10 पॉइंट दिया था, उसमें से हम इन लोगों ने जो 5 पॉइंट चीज किया। सम्यक आपका पॉइंट क्या है? 5 पॉइंट। तो जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। तो सवारे 6 वागे उठीश अरे रात्रे 10 वागे सुई जई। सवारे 15 मिनिट योगा करीश। जमती वक्ते मोबाइल के टीवी नहीं જોઈશ નહીં। ન ભાવતું ખાવાનું મળે તો પણ હું જમી લઈશ। જમતી વખતે પ્રાર્થના કરીશ અને એક ટીથી જમીશ। જય। हाँ, सुना आपने शैलेश दादा? हाँ सुना मैंने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो पहली बात तो ये है, बात करूं मैं थोड़ा? हाँ हाँ आप इनके बात करो, बाद में पॉइंटर्स देने का स्टडी के लिए, जैसे प्रदीप दादा ने बोला था अबाउट 10-15 पॉइंट्स। जी जी। तो आप सबके अंदर रहे हुए दादा भगवान को, शुद्धात्मा को नमस्कार, वंदन, और व्यवहार से आप सबको धन्यवाद कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं। तो हेल्थ का तो आपने अच्छा सोचा, मगर हेल्थ सिर्फ बॉडी की होती है कि और भी कुछ होती है? और भी कुछ होती है। बोलो ना, क्या क्या होता है उसमें? आप भली बात ही कर रहे हैं, मगर मैं थोड़ा समझा, हम समझ को थोड़ा विकसित करें। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन अभी क्या बताई है कि नॉट ओनली फिजिकल, मैंने सिर्फ शरीर का स्वास्थ्य नहीं, मगर मानसिक, मैंने इमोशनल, सोशल
और स्पिरिचुअल, ये सब मिला के सर्वांगी स्वास्थ्य बनता है। क्या बनता है? सर्वांगी मीन्स होलिस्टिक हेल्थ होती है। और हम सब पुण्यशाली हैं कि ये सत्संग के जरिए, दादा भगवान के ज्ञान के जरिए, कोई भी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें न केवल शारीरिक मगर मानसिक, जिसे हम इमोशंस कहते हैं। आपने इमोशनल कोशेंट सुना है क्या? किसी ने नहीं सुना? चलो वो भी बात करेंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान के जरिए हमें मानसिक में इमोशनल स्वास्थ्य, सोशल में एक दूसरे के साथ हम रहते हैं, और हमारा स्पिरिचुअल मैंने आंतरिक सभी स्वास्थ्य हमें प्राप्त हो सकता है। और स्वस्थ जो गुजराती में हम बोलते हैं या हिंदी में स्वस्थ बोलते हैं, उसका सही अर्थ किसी को मालूम है क्या होता है? कोई नहीं? नहीं मालूम मुझे। बड़ों में से कोई? बड़ों को छूट नहीं है, नहीं अभी जाने की। बड़ों को छूट नहीं है। हाँ, कोई बात। क्या बोला? ओनली दीपक आनंद जी एंड मेरा। स्वस्थ का अर्थ क्या है? सम्यक मालूम पड़ा? ओके, तो हिताक्षी को मालूम है। बोलिए हिताक्षी। विधि, you have to make a statement. You have to say something, whatever it comes your mind, okay? क्या? हाँ बोलिए हिताक्षी। मैं होता है तंदुरुस्त। हाँ, वो तो आप लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं। मैं आपको हिंट देता हूँ। स्व और स्थ को अलग कर दीजिए। स्व स्थ अभी मालूम चलता है? जो स्व में खुद में स्थिर रहता है, वहाँ वास करता है, वहाँ रहता है। वन हु इज रिसाइडिंग इन वन्स ओन सेल्फ, जो अपने खुद में रहता है, शुद्धात्मा के घर में रहता है, वही स्वस्थ हो सकता है। ये उसका परमार्थ है। क्या है? आत्मा में रहता है। हाँ, स्व में मैंने स्व को जानता है और स्व में रहता है, तो वह स्वस्थ हो सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं थोड़ा छोटा बता देता हूँ आपको, बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ अभी उसमें। तो दूसरी एक चीज ये है कि चलो आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? आपके पास है, औरों के पास है। आप घर में टीवी देखते हैं, बड़ा एलसीडी है लगा हुआ, 4-5 व्यक्ति बैठे हैं, तो आप रिमोट अपने पास रखना चाहते हो कि किसी और को देना चाहते हो? हमारे पास रखना चाहते हैं। हमारे पास। वो तो झगड़ा भी हो जाता है नहीं रिमोट के लिए कोई बार? हाँ। तो फिर अपना जीवन का रिमोट अपने पास है कि औरों के पास? हमारे पास है। औरों के पास। हाँ, ये औरों के पास वाले सही बोले, मगर अभी साबित करो कैसे औरों के पास है। सम्यक बोलो, क्यों, कैसे, क्यों? आपने सही बोला। बाहर खाने का मन हो जाता है। अच्छा, वो तो एक बात है। रिमोट औरों के पास होने का मतलब क्या है कि कोई मुझे न पसंद ऐसी बात कर लेता है मेरे साथ, मेरा क्रिटिसिज्म कर लेता है, मेरा नहीं मानता है, मेरे साथ मुझे पसंद नहीं है ऐसा बर्ताव करता है, तो मेरा क्या होता है? मैं अपसेट हो जाता हूँ। तो फिर मेरे पास रिमोट रहा कि उसके पास चला गया? उसके पास चला गया। के पास। हाँ, और कोई मुझे प्रशंसा करता है तो मेरा हाइपर इन्फ्लेट हो जाता है, और कोई मेरी क्रिटिसिज्म करता है तो डाउन हो जाता है। तो कोई मुझे दुखी कर सकता है, कोई मुझे सुखी कर सकता है, तो रिमोट मेरे पास कैसे रहा? नहीं रहा। तो दादाजी का विज्ञान हमें ये बताता है कि हमारा रिमोट किसी के पास नहीं जाना चाहिए, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और आत्मिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा सीक्रेट बता देता हूँ कि हमें लगता है कि हमारा शरीर का स्वास्थ्य सिर्फ खाने से जुड़ा है। वो तो बात सही है, कसरत से, एक्सरसाइज से जुड़ा है, रेगुलरिटी से जुड़ा है, वो सब बात सही है। मगर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो इनर वर्ल्ड है ना, अंदर ये कार होती है ना, उसमें कार का बाहर का बॉडी बॉनेट इंपॉर्टेंट होता है कि अंदर की मशीनरी इंपॉर्टेंट होती है?
अंदर की मशीनरी इम्पोर्टेंट होती है। और ये कंप्यूटर होता है, उसमें कंप्यूटर की बॉडी इम्पोर्टेंट होती है कि उसके अंदर जो होते हैं पार्ट्स और ड्राइवर्स जिसको बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं? अंदर के जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ, तो हमारे शरीर के तो इम्पोर्टेंट है, पर उसके अंदर जो कुछ है जिसे हम मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, अंतस्करण कहते हैं, वो अंतस्करण चलता है हमारी बिलीफ और मान्यता के जरिए, वो सब इम्पोर्टेंट है। और ये अंदर का जितना अच्छा रहेगा तो शरीर का स्वास्थ्य उससे जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है? तो शरीर का स्वास्थ्य अकेला नहीं होता है, वो अंदर मन के आधार पर, मन की समझ के आधार पर, आंतरिक स्वास्थ्य के आधार पर होता है। इसलिए रजनी भाई साहब होलिस्टिक साइंस में एक प्रोजेक्ट बनाया था, डिस्कवर द वर्ल्ड विद इन। हमारे अंदर का विश्व हम जाने पहचाने और उसको, ये सत्संग में हम वही कर रहे हैं, तो उससे हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। तो हेल्थ के लिए मैंने आपको ये 1-2 पॉइंट और दिए कि भाई अंदर के विश्व से जो जुड़ा हुआ है, तो हमारा रिमोट हमारे पास में हमारी समझ के मुताबिक होना चाहिए, औरों के बिहेवियर के मुताबिक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औरों को जो पसंद आए करे। मैं क्यों अपना सुख गंवा दूं? मैं क्यों मेरी लगाम उसको दे दूं? ठीक है? तो ये, और अंदर का मन का स्वास्थ्य कैसे रहे? तो बोले सही समझ से। तो ये दादा भगवान के सत्संग में, विज्ञान में हमें वही मिल रहा है, सही समझ मिल रही है, और उससे हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इस वक्त शैलेश भाई को भी एक संयोग मिला है कि पूरे बड़े फलक पर होलिस्टिक हेल्थ थ्रू वितराग विज्ञान, मैंने सर्वांगी स्वास्थ्य वितराग विज्ञान से कैसे प्राप्त हो सके, ऐसी एक टॉक प्रेजेंटेशन का निमित्त मिला है। बाद में आप लोगों से शेयर कर लेंगे, ठीक है? अभी रजनी दादा ने बोला ना स्टडीज के पॉइंट देने हैं, स्टडीज की बात करनी है। रजनी दादा क्या बोलता है? सिंसियरिटी इन स्टडीज। हाँ, सिंसियरिटी इन स्टडीज। ओके, हाँ, उसे व्हाट इज, इसका मीनिंग क्या होता है स्टडी में सिंसियर रहने का? अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे रह सकते? बराबर। पहले तो सिंसियरिटी की बात करूं, उससे पहले ये बात करूं कि अभ्यास क्यों करना है, उसका फायदा क्या है। अभ्यास में सिर्फ एकेडमिकल बुक्स आती है कि और भी सारी चीजें आती हैं? आपको क्या लगता है? बोलिए विधि। हाँ, हमको तो सिर्फ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ही आते हैं, लेकिन अभ्यास इसलिए करना चाहिए कि हम मतलब आगे जाके हमारे मतलब किसी के आधार रूप जीवन ना जीना पड़े, हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। हाँ, वो तो बात बिल्कुल सही है। सिर्फ आपको आपके पैरों पर खड़ा रहना है कि और भी कुछ करना है? हाँ, और भी सबकी सेवा भी करनी है। तो ये तो आपने बात सही बताई कि भाई मैं अभ्यास करके ऐसा सुंदर तैयार हो जाऊं, कैपेबल जिसे बोलते हैं, या तो डेवलप्ड, और मेरा इतना सुंदर विकास हो कि न केवल मेरा जीवन उज्जवल हो, मगर मेरे परिवार का, मित्रों का, देश का, समाज का, विश्व का, सबका कुछ मैं कर सकूं, सबके काम में आ सकूं, ऐसा मेरा अंदर शक्ति, समझ, विकास हो जाए। मगर एक और चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे भी कोई बार कंटाला आता था कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ाई की, आगे 2 स्टैंडर्ड गए और भूल जाने का, मेडिकल में गए तो बाकी के सब्जेक्ट भूल जाने के, प्रैक्टिस में आंख में पढ़ा तो बाकी का भूल जाने का, तो क्यों पढ़ाया इतना सारा? मगर बाद में मुझे पता चला कि ये पढ़ाई का जो प्रोसेस है वो अपने अंदर के आवरणों को तोड़ता है, अपने अंदर के आवरणों को हटा करके हमारा अंतर का उजाला बाहर निकालता है। तो वो विकास के लिए आवरण टूट के हमारी शक्तियों का विकास हो, उसके लिए प्रोसेस जरूरी है। क्या है? तो ये जब समझ में आए तो फिर हम पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देंगे। दूसरी चीज की पढ़ाई में सिर्फ बुक्स नहीं आती है, सर्वांगी पढ़ाई मैंने अपने
जो ध्येय और लक्ष्य है आसपास के, इसमें दीपक आनंद जी को पूछेंगे तो सॉफ्ट स्किल्स की बात करेंगे। हमारे एकेडमिक स्किल्स तो होते, मगर सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है एक दूसरों के साथ कैसे हम अच्छा कम्युनिकेशन कर सके, कोई बात करनी है तो हम कैसे अच्छे ढंग से, प्रेम पूर्वक, अच्छे ढंग से, कंसाइजली, क्लियरली एंड इफेक्टिवली उसको रजू कर सके। उसके लिए भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं, लोग चलाते हैं कि भाई एक टॉपिक दिया आपको 5 मिनट दी जाती है, उसमें कितने अच्छे से अच्छे ढंग से आप उसका बता सकते हो। वो भी एक कला है। क्या है? क्योंकि उसमें जितना हमारी सोचने की ढंग और एक्सप्रेशन दोनों सिंक्रोनाइज होगा, तभी जाके हम उसका इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगे। और बाहर के व्यवहार जगत में जब आप जाएंगे तो ये सबका बहुत इम्पोर्टेंस है। क्या है कि भाई आप कोई भी चीज को कितने अच्छे ढंग से समझ पाते हो, उसके सभी पहलुओं को, और कितने अच्छे ढंग से उसको व्यक्त कर सकते हो या तो चर्चा कर सकते हो। इसलिए एक दूसरे के साथ डिबेट भी रखी जाती है। डिबेट लड़ने के लिए नहीं रखी जाती है, मगर ये अपनी क्षमता खुली हो, खिले। तो व्यवहार जगत में ये सब का बहुत इम्पोर्टेंस है, अभ्यास एकेडमिक के साथ साथ, क्योंकि वहाँ काम आएगा, कुछ प्रश्न आएगी, कुछ परिस्थितियाँ आएगी। वो परिस्थितियों में कौन स्थिरता पूर्वक बहुत अच्छे ढंग से सोच सकता है, कौन बिना अपसेट या इमोशनल हुए रास्ता निकाल सकता है, ये सबकी बड़ी कीमत है। क्या है? बड़ी कीमत। हाँ, तो इसीलिए आपको भी अंदर रखना है कि पुस्तक तो पढ़ना है, मगर साथ साथ में मुझे मेरी ये सॉफ्ट स्किल्स, मैंने ये मेरे व्यक्तित्व के जो स्किल्स है, जिसमें चीज़ों को समझने की मेरी क्षमता, चीज़ों को सुलझाने की क्षमता, प्रश्नों को समझ के उसका सॉल्यूशन करने की क्षमता, एक दूसरे के साथ का मेरा व्यवहार, और उसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज भी करते हैं। कहते हैं ये रजनी भाई साहब अपने सबके लीडर थे, पूछना उनको, काफ़ी उनका बहुत बड़ा स्टाफ था, उसमें लीडर थे। तो लीडरशिप मैंने नेतृत्व की क्वालिटीज कैसे बने हमारे? नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि हमें सत्ता चाहिए, नेतृत्व का मतलब ये है कि हमारा विजन इतना अच्छा है कि हम दूसरों को विजन दे के साथ में ले चल सके। क्या चल सके? तो ये सब कलाएं हैं, क्षमताएं हैं, अभ्यास के साथ साथ जुड़ा हुआ है। और उसमें एक चीज और भी जुड़ी हुई है कि दादाजी ने जो बताया कि ये मनुष्यों का बगीचा है, तो अपने आसपास में जो भी है उनमें अच्छे गुण क्या है, अच्छी क्षमता क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो जान के हम अच्छी टीम बना सके, वो अच्छा लीडर हो सकता है। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा भी बात कर ली, पढ़ाई की भी बात कर ली। अभी पढ़ाई के लिए मैं पॉइंट्स दे दूं, चलो, कि भाई अच्छी पढ़ाई करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें काम में लगेंगे। तो पहली बात यह है कि सिंसियरिटी जो रजनी भाई साहब बताना चाहते हैं, तो मैं ये समझता था, समझा, या तो मैंने कोशिश की थी कि भाई मेरा टाइम टेबल मैंने खुद ने बनाया, किसी ने मेरे को कंपल्सन फोर्स नहीं किया, मैंने ही बना दिया। सुबह में 5 बजे उठने का, इतना 15-20 मिनट, आधे घंटे में नित्यक्रम निपटा के पढ़ाई में बैठ जाने का, इतना घंटा पढ़ने का, इतना घंटा रेस्ट, बीच में और काम करने का, वापस पढ़ने का, जो भी मेरा टाइम टेबल। सिंसियर मैंने खुद को डिसीव नहीं करता है, खुद के साथ छेतरपिंडी क्या बोलते नहीं करता है। और तो देखते नहीं देखते, पूछते नहीं पूछते, मगर मैं सिंसियर हूँ तो मैंने जो नक्की किया उसे मैं सिंसियर रहूँगा। एक चीज। दूसरी चीज, पढ़ाई के लिए आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है, तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है आपको, और आप करते भी होंगे, कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, जैसे आपने बताया कि विधि पढ़ाई करने बैठी है, अंदर वाले दादा भगवान देखते हैं, वो बराबर, दोनों के बीच में एक और चीज है। तो आप प्रार्थना करो, 1 बार 2 बार त्रिमंत्र बोलो, 1-2 मिनट लगेगी, फिर दादा को बोलना कि दादा भगवान आप मेरे साथ यहाँ हाजिर रहिए, और आपकी हाजिरी में एक चित्त से विधि को पढ़ने की शक्ति दीजिए, और विधि आप पढ़ो और मैं शुद्धात्मा दिखूंगा। 1-2 बार त्रिमंत्र बोलने से और इतनी छोटी प्रार्थना करने से 2-3 मिनट जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी आपकी।
मगर आपका चित्त और अंदर का तंत्र इतना सुंदर हार्मोनियसली एकाग्र और ऑर्गेनाइज हो जाएगा, 3 घंटे का 30 मिनट में याद रह जाएगा आपको। तो जब बैठे हम पढ़ाई करने तो पहले ठीक ढंग से जरा या दादाजी को याद करके प्रार्थना करके फिर बैठे और फिर 1-2 बार बोल लें कि मैं अनंत ज्ञान वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ। विधि अब आप पढ़ाई करो। ये दूसरी की। तीसरी की, एक बार पढ़ो, पहली बार तो आप पढ़ के मगिंग नहीं करना है, क्या बोलते हैं क्रेमिंग, गोखी नहीं काढવાનું એમ, પણ સમજીને તમારી જાતે સમજી અને તમે નોટ્સ બનાવી લો કે આમાં આ પોઈન્ટ છે ને આમાં આ રીતે આમ થાય છે। हिंदी हाँ मैं करूँ भाई, બધું મને हिंदीમાં મને भी બધા शब्द आवा છે, सो हिंदी में मुझे भी सब शब्द आने चाहिए नेचुरलिटी से। तो पहली बार जब आप पढ़ाई करते हो तब जल्दी जल्दी खत्म करने के बजाय वो विषय को, उसके सिद्धांत को, उसके फंडामेंटल को आप समझ लीजिए कि क्या कहना चाहते हैं अपने ढंग से, और अपनी नोट्स बना लीजिए। टाइम जाएगा थोड़ा पहली बार। दूसरी बार जब पढ़ाई करते हो तब आप ही खुद को बोल देने का सिंसियरिटी कि भाई बुक्स नहीं खोलनी है, अभी कितना समझ में है पहले हम याद कर लेते हैं। तो रफ नोट में या तो पेजेस पे पहले आप अपने ढंग से याद कर लीजिए, फिर जाके बुक्स खोल के देखिए कि अभी उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स रह गई, कहाँ गलती रहेगी, क्या चीज़ मुझे याद नहीं आई या क्या समझ में नहीं आया। तो दूसरी या तीसरी बार वो आपका पूरा हो जाएगा। थर्ड, जब परीक्षा नज़दीक आती है तब कोई बुक्स की आपको ज़रूरत नहीं ज़्यादा पड़ेगी, आपकी खुद की जो शॉर्ट नोट्स बनाई है आपने वही आपके लिए सब कुछ रिकलेक्शन का भंडार हो जाएगी। सो पढ़ाई में एक चीज का तो महत्व है, उससे भी ज़्यादा पढ़ाई का अपना जो तरीका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे ढंग से समझ लेते हैं उसको, और फिर हम ही हमारे एग्जामिनर, हम ही हमारे परीक्षक भी, हम परीक्षा में बैठने वाले भी हम, और परीक्षक भी हमारे अंदर ही है। तो हम हमारी नोट्स के आधार से जब दूसरा ये तीसरी बार पढ़ते हैं तब हम ही देख ले कि हमें कितना समझ में है, कितना भूल गए हैं। तो ऐसा करोगे तो परीक्षा आने के थोड़े समय पहले ही आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, कोर्स खत्म हो जाएगा, अगली रात तक कोर्स चालू नहीं रहेगा। जिनका कोर्स अगली रात तक चालू रहता है वो कभी भी परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है। मैं परीक्षा के दिन ज़्यादा सो जाता था, हर रोज 10:30 को सोता था, परीक्षा के अगले दिन 9:30 को सो जाता था। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू रेस्ट माई ब्रेन, कि अभी उसको आराम दे दीजिए, उसको जितना काम करवाना था करवा लिया, आगे अभी उसकी शक्ति बचेगी तो दूसरे दिन अच्छा याद आएगा। तो रेगुलरिटी आपकी चित्त के लिए आप जो भी मेथड डेवलप करना चाहते हो डेवलप कर लीजिए, आपकी पढ़ाई की मेथड आप डेवलप कर लीजिए, आपकी नोट्स बनाना चाहते हो तो वो अच्छी बात है। पर रिकलेक्शन कितना समझ में है कितना नहीं, खुद की परीक्षा खुद लेते रहिए। और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बुक्स में जितना है वहाँ रुक मत जाओ, उसके आनुषंगिक रेफरेंस बुक्स होती है, अच्छी चीज़ें होती है। हम लोग ऐसा करते थे कि रेफरेंस बुक्स में से भी निकाल कर पॉइंट्स नोट कर लेते थे। उसकी जो एडवांस बुक्स होती है, कोई एडवांस बुक्स पढ़ना नहीं चाहता है क्योंकि उसमें कौन मेहनत करेगा, पर वही एवरेज स्टूडेंट और वेरी क्लेवर स्टूडेंट के बीच में यदि जो डिस्टेंस बनता है तो ये छोटी मोटी चीज़ों से बनता है। और उसमें हमारे क्लास के या आगे जो पास हो चुके हैं ऐसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉप के स्टूडेंट्स होते, उनकी नोट्स भी हम लेते थे रिक्वेस्ट करके, उसमें से भी हम देखते थे कि उसने क्या अच्छा किया है। सो आपको आगे बढ़ना है तो आपसे जो आगे है या आगे के साल में या तो इस साल में, उसको विनंती करके उसमें से भी सीखते रहो, देखते रहो, एक्स्ट्रा बुक्स भी देखो, एक्स्ट्रा करिकुलम भी देखो, और रुक मत जाओ। क्या है, बहुत दौड़ने की भी जरूरत नहीं है, आराम से रेगुलरिटी से चलोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो हमारे जीवन से तो हमने, हमारे लिए तो ये हमारी जो एडजस्टमेंट्स था हमें बहुत काम में लगा था। हर एक का अपना अपना हो सकता है, बट कभी भी हमने चाय नहीं पी पढ़ने के लिए, कभी भी रात का उजागरा नहीं किया, रेगुलरिटी मेंटेन की थी। और एग्जाम के पहले तो हम बिल्कुल फ्री हो जाते थे, आराम से बिल्कुल, और से अच्छे मार्क प्राप्त होते थे। अभी आपको प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, उसके पहले तो ये- हम एक कल का होमवर्क देखेंगे, बाद में हिताक्ष का क्वेश्चन है जी जी कल के। रजनी भाई साहब, एक ही आधी मिनट यहाँ पर ये प्रार्थना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें एक दो और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमने सुना होगा विवेकानंद की मेमोरी के बारे में, हमने सुना होगा राजचंद्र की मेमोरी के बारे में, कि फोटोग्राफिक मेमोरी या तो फोटोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग, एक बार देख लिया तो वो उनके चित्त में फोटोग्राफी जैसा बैठ जाता था। कहीं पर भी वो एग्जैक्ट बता सकते हैं। क्यों? उसके दो वजह थी। एक, उनका चित्त उतना निर्मल शुद्ध था, क्या था? दूसरी जगह पे बिगड़ा नहीं था। और हम यदि हमारा चित्त बिगड़ने न दे, ये मोबाइल गेम्स में, ये टीवी में, सीरियल में, वो न, ये हमारी एनर्जी है। तो जो काम है वहाँ फोटोग्राफी इतना सुंदर काम करेगा कि न पूछो बात। तो ये एक चीज है। और प्रार्थना की तो बात मैंने कर ली। चलो रजनी भाई साहब। जय सच्चिदानंद। तो कल का होमवर्क है, किसी का अहम डुबाया, दादा भगवान कितना दर्शन किया, एडजस्ट किधर किया, और स्टडी के बारे में सिंसियरिटी आपका कैसे रहेगा, और ये और प्रार्थना कितनी चालू किया, अच्छा कितने किया। ओके, ये हो गया। पर आज दूसरा होमवर्क, साइड होमवर्क क्या है कि जो शैलेश दादा ने 5 पॉइंट्स बताया ना, तो जो जैसे सबने लिखा था प्रदीप दादा का पॉइंट, ऐसे कौन लिख सकते हैं? प्लीज लिखना, कौन लिख सकता है कल के लिए? ओके, खुशी लिखते हैं। ओके, हिताक्षी लिखेंगे। ओके, सब पॉइंट्स लिखना, श्रेया सब। ओके ओके, अभी थैंक यू। और जो बाकी था आपका पॉइंट हेल्थ का, प्लीज सब पोस्ट कर दीजिए। और अभी हिताक्षी, आपका क्वेश्चन किसके बारे में है? हाँ, मुझे क्वेश्चन था हेल्थ में, कि वो जो मैंने आपने बोला था कि हेल्थ सिंसियरिटी का देना, तो उसमें मेरा 6 नंबर का था कि 5 टाइम परिमांत्र प्राप्त हुई थी एंड नवकर्म दररोज करिस, तो हेल्थ सिंसियरिटी में आता है, बराबर है ना? नहीं, बड़ा अच्छी तरह से सुनाई नहीं दिया। नजदीक आओ। हाँ, वो मैंने आपने बोला था ना कि वो हमारे हेल्थ सिंसियरिटी के रूल्स भेजना, तो मेरा उसमें 6 नंबर का था कि 5 टाइम त्रिमंत्र प्रातःविधि અને નવકર્મ દરરોજ કરીશ, तो वो बराबर है ना? ओ परफेक्ट है, क्योंकि अभी शैलेश दादा ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बोला था ना 3 पॉइंट्स, तो उसमें ये आ जाता है। तो ये हेल्थ में भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि अपना मन प्योर होता है ये प्रेयर से, तो उससे तो बहुत फायदा हेल्थ में है। बराबर। ये शैलेश दादा डॉक्टर है, तो एक्सप्लेन करो कि ये प्रेयर कर से हेल्थ में कितना फायदा होता है। बहुत फायदा होता है। दो ही बात बताऊंगा। एक एंड्रयू न्यूबर्ग करके साइंटिस्ट है, न्यू जर्सी में है वो, और वो स्पेक स्कैन, मैंने जो सिटी स्कैन तो आपने सुना होगा, स्कैनिंग करते हैं ब्रेन का वगैरह का, उसमें एक एडवांस स्कैनिंग मशीन आता है, सिंगल पॉजिट्रॉन एमिट्रॉन स्कैनिंग ऐसा। वो छोड़िए, पर वो स्कैन क्या काम करता है, अपने ब्रेन के अंदर की इमेजेस लेता है। उन्होंने स्टडी किया डिटेल में, प्रेयर के पहले, प्रेयर के बाद में, मेडिटेशन के पहले, मेडिटेशन के बाद में, और उनका एक कंक्लूजन है कि रोज की 12 मिनट की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसमें प्रेयर ये सब कुछ आ जाता है, उससे न केवल अपना स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, अपनी वृद्ध होने की प्रक्रिया भी स्लो हो जाती है, और कई भी फायदे होते हैं। तो उन्होंने ये साइंटिफिकली स्पेक स्कैन के जरिए प्रूव किया है। दूसरी चीज कि प्रेयर्स से शक्ति मिलती है, वो तो हम सबका अनुभव है।
मगर अंदर जो हार्मनी और जो अच्छी चीजें हार्मोन्स बनते हैं, तो उससे जैसे मैंने बताया कि अंदर का जो मूल है उससे ही बाहर का स्वास्थ्य बनता है। अभी मैं आपको दो चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे मैंने रिमोट की बात की थी, अभी आप तो किसी का अहम नहीं डुबाते हो, किसी को दुख नहीं देते हो, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी से आपको दुख हो जाता है क्या? आप अपसेट हो जाते हो, आपको कुछ पसंद नहीं आता है? ये तो ठीक है, रोज सत्संग में आते हो इसलिए आप बोलते नहीं हो कि भाई ठीक है, मगर आपके अंदर आपको खुद को दुख होता है, खुद डिस्टर्ब होते हो, खुद अपसेट होते हो, ऐसा होता है क्या? हाँ, कभी कभी होता है मुझको। कभी कभी होता है कि रोज कोई बार होता है? कभी कभी होता है। कभी कभी होता है। सम्यक उस समय क्या होता है अंदर और बाहर, शरीर में भी क्या होता है उस समय, नोट किया आपने? क्या? उस समय अंदर जब आपको अच्छा नहीं लगता है, अंदर जब आपको दुख होता है, अंदर जब आप डिस्टर्ब हैं, तब शरीर पर क्या असर पड़ता है, आपने देखा? नहीं नहीं, वो तो नहीं देखेंगे बच्चे लोग। नहीं, मैं इसलिए तो मैं उनको ओपन कर रहा हूँ। देखो, मैंने अनुभव किया कि कोई बार कोई कारण से मैं अंदर से डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो मेरा शरीर भी, मेरा माइंड भी अच्छा काम नहीं करता है, मेरी एनर्जी लो हो जाती है, सब कुछ होता है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि भाई हमारे से तो किसी को दुख न होए, मगर किसी से हम दुखी होते हैं तो हमारी गलत मान्यता के कारण है। क्या है? तो इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, गलत, जहां पर हमें असर होती है तो हमें अंदर दादा भगवान को याद करना है कि हे दादा भगवान, मुझे ऐसी समझ दीजिए कि जैसे जिससे मैं उसको ठीक ढंग से देख सकूं, तो फिर हमें भी अंदर आनंद रहेगा। क्या रहेगा? आनंद। हम डिस्टर्ब नहीं होंगे औरों से, हम क्या बोले, दुख नहीं होगा हमें, या हमें नापसंदगी नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर ही ऐसा उजाला है दादा भगवान का कि कोई कुछ भी करे मगर मैं तो मेरे सही समझ से सुख में हूँ। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ कि हम लोगों से प्रेम करते, मैत्री करते, मगर लोग हमें प्रतिसाद नहीं देते, हमारे साथ ऐसा प्रेम से मैत्री से व्यवहार नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं ताक्षी? हम सोचते हैं कि अगले जन्म में हमें उनको ऐसा किया होगा तो ही वो हमको ऐसा दुख देंगे। हाँ ठीक है, चलो, मगर उससे आपको आनंद हो जाता है कि टेम्पररी आपका मन शांत होता है कि आनंद होता है? अगले जन्म में किया तो उसका भार तो रहा ना, कि अगले जन्म में हमने कुछ गलत किया है तो वो बोझ बना कि नहीं बना? बना। हाँ ठीक है, चलो, बात गलत नहीं है, मैं आगे की बात करता हूँ कि कोई मुझसे मैत्री रखना चाहे या ना चाहे, प्रेम रखना चाहे या ना चाहे, मगर मैं तो उसके अंदर शुद्धात्मा दादा भगवान देख के, यदि मेरे दिल में प्रेम है तो मेरा दिल तो आनंद में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो हमें क्या पसंद करना चाहिए? शुद्धात्मा दादा भगवान देखने का, और प्रेम उसके जरिए सबके साथ प्रेम रखने का। वो रखे कि नहीं रखे, मुझे रखना है। क्या रखना है? अंदर से। समझ में आई मेरी बात? हाँ। क्योंकि उसमें मुझे फायदा है। क्या है? मुझे फायदा है। तो ये ऐसी सही समझ से मेरा मानसिक और आंतरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इसमें प्रेयर्स भी आती है, क्योंकि प्रेयर्स मुझे अंदर की शक्ति देती है, आंतरिक शक्ति प्रदान करती है, आंतरिक हार्मनी, सुसंवादिता देती है, जिससे एक तरफ बॉडी है वो अच्छी रहती है, दूसरी तरफ आत्मा है। ये जो अंदर की मशीनरी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की अपने अंदर, वो एक बाजू बॉडी से कनेक्टेड है, दूसरी बाजू हमारे शुद्धात्मा से कनेक्टेड है। ओके, चलो आगे। हाँ। और मुझे एक बात कहनी थी कि जैसे आपने बोला कि हमें दूसरी बुक में से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वैसे मेरे पापा हमारे 5th स्टैंडर्ड की मैथ्स की प्रैक्टिस बुक लेके आए थे, तो मैं मैथ्स की प्रैक्टिस बुक करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। लोग जो करते हैं नॉर्मल स्टूडेंट, उससे हम 2 स्टेप्स ज्यादा करें।
और मैं दादा भगवान से प्रेयर करके बैठती हूँ। हर बात जब पढ़ने बैठो कि हे दादा भगवान, मैं अभी जो पढ़ूँ वो मुझे तुरंत समझ में आ जाए और मुझे याद रह जाए, ऐसे आप मुझे शक्ति दो। बिल्कुल बढ़िया। इसी बात पढ़ती और याद रह जाता है। और मैं हर रोज गीता जी के श्लोक भी 15 रीड करती हूँ। चलो रजनी दादा आगे चले। हाँ चलो बॉय, वेरी गुड। हाँ हिताक्षी, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। सभी को जय सच्चिदानंद। शैलेश आनंद जी जय सच्चिदानंद। रजनी जी जय जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। ये पद निकाल दीजिए, दादा हमारा परमेश्वर CD 23। उसमें एक लाइन है, हवे करूं जो भावताल तो कौन धरे सुकान। इसका थोड़ा अर्थ बता दीजिए। हाँ बोलिए, उसमें क्या आपको समझने का है? वो लाइन समझ नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं। हवे करूं जो भावताल तो कौन धरे सुकान, ये सेकंड पैराग्राफ में है। तो ये ऐसा कहना चाहते हैं कश्यप जी कि अनंत काल से जो हमें मिला नहीं था वो दादा भगवान से हमें मिला। रत्नत्रयी का मतलब है ज्ञान दर्शन चारित्र, जो मुक्ति का सीधा कारण है। वो ऐसा मुझे सबसे उत्कृष्ट चीज मिली है। फिर भी हमारे मनुष्य के अंदर एक बुद्धि, मन बुद्धि ऐसे होते हैं जो कंपैरिजन करते हैं। और कई लोगों में ऐसा हुआ भी है कि भाई मैं पहले जो करता था उसमें भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही बोलते हैं, वो भी ऐसा ही बोलते हैं। तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाली जो हमें भाव ताल नहीं बोलते कि ये चीज से ये अच्छी है, कि ये इससे अच्छी है, कि ये इतना अच्छा है, इसमें ये है वो है। तो ऐसा यदि मैं कुछ भी इसमें दूसरे में गया तो फिर कौन मेरी नैया को आगे ले जाने की जिम्मेदारी लेगा? मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? ऐसा खुद की मन बुद्धि को अंदर से ही बोल रहे हैं कि भाई हे मन और बुद्धि, अब तक आपने बहुत ऐसा किया, अभी आप जाओ और ये मुझे मिल गया है। तो उसमें बिल्कुल भी किसी के साथ ना कंपैरिजन ना कॉन्ट्रास्ट, जो है वो यही है, यही मेरे परमात्मा, यही मेरे प्राण, यही मेरा ज्ञान, यही परमात्मा, यही प्राण, ऐसी बात है। क्या है? मतलब कि कंपैरिजन करेंगे तो उसमें फिर क्या प्रॉब्लम होगा? मतलब कि वो आप जितना कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपकी बुद्धि और मन आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे कि इसमें इतना अच्छा, इसमें इतना अच्छा, इसमें इतना अच्छा, इसमें इतना अच्छा। तो आप अपने रास्ते पर चलने के बजाय वहीं बैठे बैठे ये करते रहोगे। अच्छा, रास्ता एक मतलब एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा आगे जो है। हाँ ठीक है। हाँ एक और चीज एक गम्मत हंसी मजाक कर लो। कई बार आज के काल में क्या होता है, लोग 5 आदमी से सुनते, 5 आदमी उसको बोलता है ये डॉक्टर अच्छा, दूसरा बोलता है ये अच्छा, तीसरा बोलते है अच्छा, और लोग 4 जगह पे कंसल्टेशन करवाते हैं। फिर सोचते ही रहते हैं कि किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं, ये अच्छा कि ये अच्छा कि, वो सोचते ही रहते। उसमें तो वो कम समझ वाला होता है, वो एक डॉक्टर के पास जाके सो जाता है और मोतिया निकल के दूसरे दिन घूमने लगता है आराम से। और वो तो है भावताल वाला, वो सोचते ही रहता है, कहीं जाता नहीं और मेंटल एक्सरसाइज करते रहता है, उसका काम नहीं बनता है। समझ गए। एक और चीज बता दीजिए कि जो है आप प्रतिक्रमण और सामायिक थोड़ा कैसे करते हैं, थोड़ा वो शॉर्ट में बता दीजिए। तो प्रतिक्रमण की जो बात है, तो अक्रम विज्ञान या तो दादाजी का विज्ञान मिलने के बाद दृष्टि तो है मुख्य चीज, 5 आज्ञा है, मगर उसके साथ प्रतिक्रमण आवश्यक के रूप में दादाजी ने हमें बोला है। तो कैसे है? तो पहले तो मुझे प्रार्थना करनी है कि हे दादा भगवान, मुझे
मुझे शैलेश की सभी गलतियों को देखने की शक्ति दीजिए। जहाँ तक मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैंने शैलेश के कई दोष मुझे दिखाई नहीं देते हैं। तो पहले दोष दिखाई देने के लिए हम तटस्थ, तो प्रज्ञा हमें निष्पक्षपाती तो करवाती है प्रकृति के साथ, मगर प्रार्थना भी काम करती है। तो फिर जहाँ जहाँ मुझे गलती कुछ दिखाई दी, जहाँ भी मुझसे किसी को दुख हुआ, जहाँ भी किसी के बारे में मन में उल्टा अभिप्राय खड़ा हुआ, कुछ वाणी में इम्बैलेंस हुआ, दुख तो बहुत बड़ी चीज है मगर इम्बैलेंस हो गया, तो ये सब विषय में कुछ आँख खींची, कुछ चित्त बिगड़ा, मन बिगड़ा, तो ये दोष दिखते ही मुझे वहाँ उसको साफ कर लेना चाहिए। ये चाय का दाग एक कपड़े पर पड़ता है तो हम चाय बाजू रख के पहले कपड़ा पानी लगा के साफ कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चाय तो वापस भी बनेगी दूसरी, मगर ये दाग यदि बैठ गया तो जाएगा नहीं। इसीलिए दादाजी ने बताया कि आपको जब भी पता चले तो शूट ऑन साइट प्रतिक्रमण करो तो सबसे बढ़िया है। तो मुझे शैलेश से बोलना है कि शैलेश भाई गलती हुई, आप प्रतिक्रमण कर लीजिए। प्रतिक्रमण में 3 चीज है, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। आलोचना मैंने जो गलती जहाँ जिस प्रकार से हुई है वो अंतर में दादा भगवान की साक्षी में हम उसको कबूल करते हैं, डिक्लेयर करते हैं एज इट इज। प्रतिक्रमण मैंने जहाँ रॉन्ग डायरेक्शन में अधिक हुआ था उससे हम वापस माफी मांग के आए तो प्रतिक्रमण हुआ। और प्रत्याख्यान मैंने ऐसी गलती वापस न करूं ऐसा नक्की करता हूं, दादा मुझे शक्ति दीजिए। तो ये 3 चीज साथ में होती है। और चौथी बात प्रतिक्रमण में ये है कि व्यवहार से गलती हुई उसका प्रतिक्रमण तो किया, मगर अंदर जो उपयोग मेरा गलत हुआ, 5 आज्ञा चुक गया, शुद्ध उपयोग चुका गया, उसका भी मैं निश्चय से उसके साथ साथ में ही प्रतिक्रमण करके वापस शुद्धात्मा में बैठता हूँ, वापस रिलेटिव रियल देख लेता हूँ, वापस किसी को करता देखा वहाँ व्यवस्थित करता है वो समझ लेता हूँ, और वो अकर्ता है वो भी समझ लेता हूँ। तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ऐसे तो निरंतर दिन में भी चलती हुई प्रक्रिया है, मगर हम सबको अनुभव है कि दिन में हमारा चित्त इतना उलझा हुआ होता है कि कई बार हम यथार्थ रूप से नहीं भी कर पाते हैं। तो हमें एक नियम करना चाहिए कि जैसे ही हमें शांति का अवकाश का समय मिले या हम निकाल लें, हमारी रूम में बैठे हमें थोड़ा अवकाश मिल गया तो पहले ही आंख बंद करके दादाजी को याद करके पूरे दिन में जहाँ जहाँ जो जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको देख के हमें प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। बाद में ही फाइल 1 को सोने की इजाजत देनी चाहिए। हम तो फिर सो जाते हैं तो दूसरे दिन तो नया स्टॉक आ गया, आगे का स्टॉक तो बाकी रह गया। तो दूसरा चीज ये है कि भाई दिन का रात को सोने के समय पहले आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करके उसको क्लियर कर ले। तीसरी चीज है कि ज्ञान मिलने के पहले जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं तो बहुत सारे महात्मा ने वो कर भी लिया है, जितना जिनका बाकी है तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के पहले वो क्लियर कर लेना चाहिए और फिर वर्तमान में आगे चल के प्रतिक्रमण करते रहना चाहिए। 5वीं चीज है, दादाजी ने बताया कि हमारी नजदीक की फाइलों का हम कितने अवतारों से प्रतिक्रमण करते आए थे और ये अवतार में भी हमने हजारों प्रतिक्रमण किए तब हम मुक्त हुए। उसका अर्थ है जिसके साथ मैं नजदीक के व्यवहार में आया हूँ, रोज थोड़ा थोड़ा समय निकाल के उनके शुद्धात्मा का दर्शन करते करते मुझे प्रतिक्रमण करते रहना चाहिए। फिर स्थूल से सूक्ष्म में जाएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम में आगे जाता जाएगा। ये आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान की बात हुई। और इसमें भी आप देखोगे तो दादाजी ने बताया ये स्त्री है ऐसा देखा, शुद्धात्मा नहीं देख पाए तो पुरुष का बड़ा रोग है, और ये पुरुष की अवस्था में चित्त देखा उसमें शुद्धात्मा नहीं देख पाए तो वो स्त्री का बड़ा दोष है। तो वो प्रतिक्रमण तो चलते ही रहते हैं। उसमें मन, चित्त और वाणी का तो प्रतिक्रमण चलते ही रहेंगे। और सामायिक का तो मतलब है हमारे सामायिक प्रतिक्रमण बहुत करके साथ साथ में ही होते हैं। सामायिक का मतलब है आत्मा का खुद के स्वभाव में रहना। तो दिन के दौरान तो ये 5 इंद्रियों के दरवाजे
द्वार खुले होने से हमारा उपयोग जितना चाहिए उतना ठीक नहीं रहता है। इसलिए जब समय निकाल के सुबह में या रात को थोड़ा सा दादा को प्रार्थना करके यदि हम बैठे तो वहाँ बुद्धि बिल्कुल गैरहाजिर हो जाएगी और प्रज्ञा काम करेगी और ज्ञान का प्रकाश और अनुभव बहुत अच्छे ढंग से खुला होगा। दादाजी भी अपनी हाजिरी में जो नजदीक रहते थे उनको सामायिक करवाते थे, खुद आज्ञा दे के करवाते थे और उनकी खुद की हाजिरी में प्रतिक्रमण भी हमको दादाजी ने करवाए। तो ये दो प्रयोग जिनको ज्ञान के अनुभव में प्रगति करनी है उनके लिए बहुत हेल्पिंग है। और अपने को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं तो किसी के साथ बैठ के थोड़े दिन कोई भी जहाँ प्रसंग मिले हेल्प लेके साथ में समूह में आप्त पुत्रों के साथ में करके उसमें एक बार पक्के स्थिर हो जाए हम, फिर हम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और एक और चीज बता दी, जो शूट ऑन साइट पर प्रतिक्रमण है वो आप भाव से करते हैं कि शब्दों में करते हैं? शब्द जहाँ जितना जरूर है वहाँ इस्तेमाल हो जाएगा और शब्द से ही हम भाव में जाते हैं। फिर जैसे हमें फिट हो गया है तो फिर सब शब्द बोलने की जरूरत नहीं भी रहती है, मगर उसका हम जानते हैं कि ये ठीक ढंग से हुआ है। शब्द उसमें सहायक है, आगे चलते चलते शब्द की अनिवार्यता नहीं रहती है मगर शब्द सहायक है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हकीम भाई। हाँ चले जी। जय सच्चिदानंद। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ अभी जो ये प्रतिक्रमण की बात हुई है, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है 2-3 बार अभी एक 10-15 दिन के अंदर। जैसे प्रतिक्रमण अभी मैं करता ही रहता हूँ थोड़ा, जब भी टाइम मिलता है तो उस हिसाब से माइंड में प्रतिक्रमण की प्रोसेस चल रही। तो जब कभी 2-3 बार ऐसा हुआ, रात को मैं सब सो गया हूँ और जैसे एक माना थोड़ा सपने जैसा, उसमें वो मुझे जो पुरानी याद है वो चित्र दिखता है जो उसमें प्रतिक्रमण के हिसाब से आता है। तो उसमें तुरंत नींद खुल जाती है, मतलब वो आंख बंद है लेकिन समझ में आ जाता है कि ये मुझे हो रहा है, पुराने की याद आ रही है, दिखता है चित्र पूरा। और वहाँ मतलब जैसे पूरी सभानता है, समझो ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि अभी ये हो रहा है। वो देखता हूँ और तुरंत उसका मैं दादा से प्रायश्चित कर लेता हूँ तुरंत कि दादा ये हो रहा है, मेरा हिसाब है, ये मेरा जो गलती हुई थी ये मुझे याद आई, तो ये मेरी माफ कर दो, संभव निकाल कर। तो ये मेरा समझना ये है, पूछना कि थोड़ा शुरुआत जो हुई, समझो ये बात, वो तो ऐसे सपने जैसे होते सपने वैसा, लेकिन सपने में से नींद खुल गई तो मतलब वहाँ मेरा पूरा वहाँ ध्यान है, कॉन्सेंट्रेशन दिखता है कि ये जो हुआ प्रोसेस, तो मेरा प्रायश्चित, मेरा हिसाब के हिसाब से जो मैंने आगे गलती की थी वही चित्र वही चीज बराबर याद है। और फिर तुरंत मैं अपने आप से वहाँ सभानता से प्रायश्चित करता हूँ। तो ये प्रतिक्रमण होता है एक पार्ट। नहीं वो तो जो आपने थोड़ा कंफ्यूजन में भी हूँ। नहीं कोई बात नहीं। दिन के दौरान जो हमारे से हो रहा है वो 3 करण जैसे बोलते हैं ना, त्रिकरण जागृत है उसमें, मगर वही नींद में जब देह सोता है तब अंदर तो प्रक्रिया चलती रहती है। तो कुछ अंश से जो आपने दिन के दौरान का उपयोग था कर रहे हैं वो रात को भी चल सकता है। जैसे मैं शुद्धात्मा हूँ शुद्धात्मा हूँ शुद्धात्मा बोलते बोलते हम सो जाते हैं तो पूरी रात उसका पानी बढ़ता रहता है, वो चालू रहता है। इसी प्रकार से आप जो बोलते हैं वो मुमकिन है कि दिन के दौरान जो आपकी प्रतिक्रमण की प्रक्रिया चल रही है तो वो रात को तो देश होता है, अंदर आत्मा तो जागृत है शुद्धात्मा और अंदर की प्रक्रिया भी चालू है, तो उसका कुछ लाभ रात को भी हमें प्राप्त हो सकता है। वो बात सही है।
और जब हम जागृत हुए देह से तो फिर हाँ। वापस जो भी है उस हिसाब से करेंगे। तो आपकी बात सही है, उसमें कंफ्यूजन होने का कोई सवाल उठता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, वो अच्छी बात है, चलने दीजिए। चलो कैसे नहीं सच्चिदानंद। ओके, अभी अपना टाइम हो गया है शैलेश आनंद जी जी। एक्सपीरियंस सुनने का। तो दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। दादा के विज्ञान का अनुभव महात्मा दोहराएंगे और आज हमारे साथ आ रहे हैं साइंटिस्ट, बहुत बड़े अंतर्मुखी है और बाहर तो बड़े साइंटिस्ट है ही। सुरेश जी खरे बड़ौदा से। जय सच्चिदानंद पधारे। जय सच्चिदानंद। शैलेशानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्री सिमंदर स्वामी जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। श्री दादा भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। आदरणीय आप्त पुत्र व भगवान महात्माओं को सादर नमस्कार करता हूँ। आदरणीय दीपक, रजनी भाई और इस कोरोना काल के सभी धर्मों व सनातन धर्म के अनुयायियों को, लीडरों को, सबको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि भारत क्षेत्र ब्रह्मांड के में वैज्ञानिकों द्वारा भारत दर्शन, जहाँ सभी धर्मों की गीता, रामायण, सभी चीजें पढ़ी जाती है, और उसी युग में दादाजी का आश्चर्य अक्रम विज्ञान की जो खोज हुई है वो सीधे मोक्षगामी मार्ग बताती है। दादाजी का एक नई खोज, नई दृष्टि, एक आश्चर्य की खोज है, ऐसा मेरा अनुभव कभी कभी कहता है। मेरा अनुभव गीता रामायण में पहल बहुत अत्यधिक था, परंतु धीरे धीरे समय पर आड़े आने लगा, और आज ये दादा भगवान की जो 5 आज्ञा, शॉर्टकट में जो दादाजी ने पहली 2 आज्ञा शुद्धात्मा पद व रियल और रिलेटिव बताई, उसमें बहुत कुछ समझ में लग गया। मैं कभी कभी सोचता भी हूँ कि भारत में कितने कई साधु संत हुए, जन्मे और जीवित भी हैं, किंतु क्या इस ज्ञान को समझने में की कोशिश की कि नहीं की? क्या कमी रही कि हम लोग समझा नहीं सके? कभी कभी कई श्लोक में गीता के कभी कभी पढ़ने में आ जाते हैं, तो उसमें कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि ये उससे मिलती जुलती है कुछ, दादा की 5 आज्ञा, और सरल, मगर दादाजी ने जो 5 आज्ञा, इतनी छोटी सरल और अक्रम विज्ञान, एक विज्ञान की खोज है इस युग की, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। गीता में भी कहा गया है, प्रज्ञानाम ब्रह्म, मैं ज्ञान रूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म रूप हूँ, जहाँ दादाजी ने सिंपल रियल और रिलेटिव कह करके बता दिया। सही में कभी कभी सोचता हूँ कि रियल शब्द और रिलेटिव एक इतना बड़ा शब्द है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी किताब तक लिख सकते हैं। तत्पश्चात तद्भवत तदासीत, यानी कि हम आत्मा को देखें, समझें और जाने पहचाने, ये ऐसा गीता में लिखा है। कहीं कहीं गीता का श्लोक में भी मैंने पढ़ा था, गुह्य ब्रह्म तदम ब्रह्मी मानुषाचर, माने मनुष्य इस संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य ही गुह्य ब्रह्म कहता आया है, और यह ब्रह्म का पराधीन है, दुख है, दुखी है, कभी सुख रहता है, कभी कैसा रहता है। किंतु ये सब बहुत सारी चीजें जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई, वो ना हम लोगों ने कभी ढंग से पढ़ी और ना समझी। कभी कभी ऐसा मन में आता है, मगर ये दादा का ज्ञान, मेरा अनुभव तो इतना अच्छा कहता है कि जब जब मैं सत्संग सुनता हूँ और उसको समझता हूँ, तो सीधे सुरेश मुआ पर, अपने पद पर आ जाता हूँ कि संसार में कितनी भी माया जाल है, सुरेश को देखता रहता है, कहाँ कहाँ भटक रहा है, कहाँ कहाँ जाता है, कुदरत क्या क्या उससे करवा रही है, कैसा मान अपमान, मोह माया अहंकार से भरा हुआ है। सदैव यहाँ वहां भटक करके फिर सुरेश अपने पद पर, शुद्धात्मा पद पर आ जाता है। कलयुग, कभी कभी सोचता हूँ
कि कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ लक्ष्मी और मान का इम्पोर्टेंस सबसे अत्यधिक है, और हमेशा उसी से दूर रह करके सुरेश को रखना चाहता हूँ। फिर सिर्फ शुद्धात्मा ही पद एक ऐसा पद है कि जहाँ फिर वो शांत होकर के बैठ जाता है। जब कभी भी प्राइवेट कंपनी में मैं काम करने जाता हूँ, सहज अपनी राय देता हूँ, रियल में रहता हूँ, रिलेटिव के गुणों को देखता रहता हूँ कि क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है और कैसे करवा रहा है। कोई कैसा भी सर्टिफिकेट बाद में देता है, उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि खरे जी का है, आसानी से स्वीकार कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसा मन में आते हैं विचार कि हर जीव आत्मा अपने गुणों से जन्म लेता है और अपने गुणों के कर्म के अनुसार कुदरत के माध्यम से उन कर्मों को निकाल करती रहती है। हम एक माध्यम का रूप है। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं सिमंदर स्वामी हूँ, मैं कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं ऋषभ देव भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। फिर कैसी भीख मेरे में है जो रोजाना संसार की ओर मुझे ले जाती है। सुरेश को देखता रहता हूँ, ऐसा कैसा स्वार्थ मेरे में अंदर भरा हुआ है। सुरेश का जन्म बंबई में हुआ था, फिर वहां से पढ़ाई करते करते तरह तरह के दोस्तों से पाला पड़ा, किंतु बड़ौदा आकर के दादाजी का जो 5 आज्ञा जीवन में मिली और एक अंश शुद्धात्मा पद हूँ, ऐसा हमेशा बना रहता है। खरे के अंदर के हाव भाव, चाल चलन, मान अपमान से दूर खरे का है, ये पहले से भरा हुआ है, वो निकल रहा है। उसको समयानुसार ज्ञाता दृष्टा मैं रहूं, ऐसी दादा से शक्ति मांगता रहता हूँ। इतना सुंदर ज्ञान दादाजी ने बताकर चले गए। कभी कभी सोचता रहता हूँ कि गीता में हमेशा कृष्ण अर्जुन से कहते रहते थे कि हे पार्थ सुन समझ। कई श्लोकों द्वारा उन्होंने अर्जुन को समझाया भी गुणों के बारे में। जो माने तुम भरा करके लेकर के अंदर आए हो अपने गुणों को, उनका निकाल बुद्धि से समझ करके करना है। उसी तरह दादाजी ने रिलेटिव को, सुरेश को समझाया कि ये सब तेरा डिस्चार्ज है, कुदरत करवा रही है। सदैव देख कैसे संजोग आते हैं और अब सिर्फ निकाल डिस्चार्ज का समय है। देखो, समझो, जानो, पहचानो खरे को कि क्या कर रहा है। सदैव किसी भी जीव को दुख ना पहुंचे, ऐसी भावना मैं अंदर से सच्चिदानंद स्वरूप में से रहूं। सदैव किसी को भी मेरी तरफ की भीख स्वार्थ नहीं आए। सुरेश में आप सभी महात्माओं से ऐसा आशीर्वाद और प्यार प्रेम चाहता हूं कि अपने सभी गुणों का निकाल करते रहूं। ऐसी शक्ति दादाजी आप दे और सभी महात्माओं से चाहता हूं। आपका ही सदैव सुरेश खरे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खरे जी ने बहुत अच्छे ढंग से अर्क निकाल के बोला। साइंटिस्ट हमेशा अर्क ही निकालते हैं कि रिलेटिव और रियल में पूरा ब्रह्मांड का सभी ज्ञान दादाजी ने दे दिया। पूरे ब्रह्मांड के सभी कहीं से भी ले लो आप, क्योंकि ये दो शब्द नहीं है। वो दृष्टि में अज्ञान से केवल ज्ञान तक सभी कुछ आ गया है और इतने अच्छे ढंग से दिया गया है। इसीलिए दादाजी ने बताया था, द वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ एंड देयर आर 2 व्यू पॉइंट्स टू सॉल्व दिस पजल, वन रिलेटिव द अदर रियल। तो और खरे जी की भावना हमेशा के लिए रहा करती है कि ये लोग इतना करते हैं, गीता पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, तो उनको ये मिले हैं तो कितना अच्छा। बिल्कुल सही बात है। और खरे जी की ये बात भी सही है कि ज्ञान तो अद्भुत है, मगर हम निमित्त जो है वो लोगों को समझा नहीं पाते हैं। समझाने से पहले हमारा चारित्र बल ऐसा होना चाहिए, हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए
कि हमारी हाजिरी से ही उसको आनंद हो जाए, हमारी हाजिरी से उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। दादाजी की आंखों में देखते थे ना, लोगों का सब कुछ बदल जाता था। शब्द तो बाद में निकलते थे, सिर्फ उनकी हाजिरी से ही सब कुछ बदल जाता था। इसलिए खरे जी, बात तो ये है कि अद्भुत विज्ञान हम ही हमारे अंदर उसको इस्तेमाल करते करते हम ऐसे हो जाएं कि हमारी हाजिरी से दादा भगवान का अनुभव हो उनको, हमारे अंदर में दादा भगवान ऐसा सुंदर प्रकाशमान होते रहे, और ये मन वाणी काया उनको हम दे दें, हमारा कुछ भी न रहे बीच में, तो हमारी हाजिरी से ही हम, हाजिरी में नहीं, देह के थ्रू दादा भगवान का अनुभव लोगों को होगा, विज्ञान का अनुभव होगा। और आपने ये बात सही बताई है, सही आपका स्टडी है कि कितने भी लोग, कितने भी प्रयत्न भी है, सब अच्छे अच्छे शास्त्र हैं, सब कुछ है, मगर शास्त्र में शब्द होते हैं, शब्द का मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है। कृष्ण ने बताया ना कि बात, गीता एकदम अद्भुत ग्रंथ है, मगर गीता को समझने की दृष्टि कहाँ से लाएगा? तो वो जो यहाँ मिली है, और आपका साइंटिफिक बहुत अच्छे ढंग का है, तो वो दादा को विज्ञान से हम पहचाने, वैज्ञानिक ढंग से अनुभव करें, तो पूरे ब्रह्मांड के वो सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक है। क्या है? ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर भगवंत लोकालोक के पूरे यूनिवर्स, अकेला नहीं, लोक और अलोक, उसके श्रेष्ठ वैज्ञानिक होते हैं। और वैज्ञानिक उसका नाम जो बहुत सरलता से दूसरों को दे सके। आइंस्टाइन ने बोला था कि जब तक चीज कठिन लगती है तब तक वो वैज्ञानिक खुद ही नहीं समझा है। तो बिल्कुल अच्छी बात, अच्छा अनुभव, अच्छी भावना, और उसको स्वास्थ्य थोड़े हैं, हमारे सबके पास समय थोड़ा है, उसमें भी थोड़ा तो कोरोना ले जाएगा, मगर कोरोना ले नहीं सकता है क्योंकि हमारा अंतर का समय नहीं ले सकता है। सो ये समय को यूज करते करते हम हमारे अंदर के दादा भगवान को इतने अच्छे ढंग से प्रकाशमान होने दें। और दादा भगवान यदि ये बोलते थे कि मैं यहाँ चार पाई पर बैठा बैठा पूरे जगत में घूमता हूँ और पूरे जगत का कल्याण करता हूँ, तो ये कोरोना काल में हम सभी महात्माओं के पास ये है कि हम घर में बैठे बैठे, लॉकडाउन भॉकडाउन जो भी हो, बैठे बैठे पूरे जगत में घूमे और उससे ये विज्ञान पूरे जगत में पहुंचे। ऐसी आपकी, हमारी, सबकी भावना और प्रार्थना है दादा भगवान से। और यदि हम सही हो जाएंगे, रजनी भाई साहब ने बोला सिंसियर एंड मोरल, यदि हमारा दिल एकनिष्ठ हो जाएगा इस बाबत में, तो बाकी का काम दादा भगवान संभालेंगे। वो सिद्धि, उपयोग, प्रयोग सब उनके जरिए आएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, आपने अच्छा बताया। 5 आज्ञा ही केंद्र में है और 2 व्यू पॉइंट, और ये जो बात बताई कि खुद में रहकर, शुद्धात्मा में रहकर सुरेश जी को आप सारे दिन देखते रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा आपने बताया है कि एक तरफ तो बोलते हैं मैं शुद्धात्मा हूँ, दादा भगवान जैसा, सिकंदर स्वामी भगवान जैसा, कृष्ण भगवान जैसा अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, हर रोज समर्पण करते हैं और फिर से मोह माया में लिपट जाते हैं। तो ये आराधना है जो दृष्टि मिली है उसकी, और ये जो सुरेश जी में कमजोरी दिखाई देती है वो आगे की कमजोरी है जो आपकी नहीं है। वो कमजोरी क्या बोलती है, आप देखते जाओ, मुझे आधार नहीं देना तो मैं चले ही जाऊंगा। तो ये सब कमजोरी चाह रही है, तो उसे आप शुद्धात्मा में रहकर देखते रहते हैं। तो ये अच्छी बात है ये, क्योंकि आपने अभी बताया नहीं, लेकिन हमसे जो आपकी बातें होती रहती है उसका वो हमने सब समेट लिया साथ में। तो ये अच्छा है, और थोड़ा और भी ज़्यादा रिसर्च करके दोबारा आइएगा
हमें आपका आपका रोज बरोज, क्योंकि आप बहुत लोगों को मिलते रहते हैं, तो ये लोगों को मिलते हैं तो ये दो दृष्टि का उपयोग कैसे करते हैं वो आप थोड़ा अभी आपके ऑब्जर्वेशन में तो आता ही होगा, लेकिन थोड़ा उसको क्या बोले रजिस्टर होगा तो हमारे लिए लाभदायी होगा, उपयोग में आएगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खरे भाई, बहुत बढ़िया आपने साइंटिफिकली एनालिसिस किया। तो अभी नेक्स्ट विल बी रमाबेन का भी टर्न आएगा। सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे रमाबेन का टर्न आएगा। वेरी गुड दीपक आनंद जी। ओके, शैलेश आनंद जी, अभी टाइम हो गया है तो 3 मंत्र बोलिए तो खरे फैमिली फॉलो करें। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुनम, नमो लोये सव्वसाहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावपनासनम, सव्वपावपनासनम, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।